पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ग्रुप 15 एंड 16। तो 15 और 16 हम एक साथ पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ रहे हैं सिर्फ ग्रुप 15। सो पी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप 15। ग्रुप 15 में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं बच्चे? ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स हैं वो है आपके ग्रुप 15। बेसिकली पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होता है पहले ये बता दो। पी ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन या फिर डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन या फिर डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पी सेक्शन। अगर आपका किसी भी कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिख रहे हैं और अगर उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में आता है तो आप बोलेंगे कि वो वाला एलिमेंट पी ब्लॉक का हो गया। इतना ठीक है? सो लास्ट इलेक्ट्रॉन या फिर डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पी सबशेल। अब ग्रुप 15 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं बच्चे? ग्रुप 15 में आपके आते हैं, कैसे याद रखते हैं हम लोग? वी लर्न दिस इन अ फॉर्म ऑफ राइम, है ना? राइम नहीं बोलेंगे, हमने बना लिया है। तो कैसे याद रखेंगे? नाना, पाटेकर, असरानी, सब बीमार। सो एन फॉर नाइट्रोजन, है ना? नाना, पाटेकर, असरानी, सब बीमार। एंड देन वी हैव फास्फोरस। उसके बाद मेरे पास क्या? आर्सेनिक। एस बी स्टैंड्स फॉर एंटीमनी एंड बी आई स्टैंड्स फॉर बिस्मथ। तो ये हमारे एलिमेंट्स हो गए। इसमें से अगर आप ऊपर वाले दो एलिमेंट्स देखेंगे, नाइट्रोजन और फास्फोरस, वो क्या है बच्चे? आपके नॉन मेटल्स। सो नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या है? नॉन मेटल्स। जितना नीचे आएंगे नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होती है? डिक्रीज करती है। तो आप नॉन डाउन अ ग्रुप, मेटालिक हमेशा इंक्रीज करेगा, मेटालिक इंक्रीजेस एंड नॉन मेटालिक डिक्रीजेस। या आप पीरियोडिक टेबल क्लास 11 में भी पढ़ के आए होंगे। तो जितना आप नीचे आएंगे आपके जो नॉन मेटल्स हैं ऊपर दो, वो चेंज हो जाएंगे किसमें? मेटलॉइड में। सो आर्सेनिक और एंटीमनी क्या है? मेटलॉइड। और लास्ट में बी आई बिस्मथ क्या है? मेटल। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे द मेटल इन द ग्रुप 15 इज, तो मेरा आंसर क्या है? बिस्मथ। इतना ठीक है? अब बात आती है बच्चे कि नॉन मेटल्स की ऑक्साइड्स कैसी होती? अगर आप नॉन मेटल्स की ऑक्साइड देखें तो नॉन मेटल्स की ऑक्साइड्स हमेशा एसिडिक होती है। जैसे CO2 ले लीजिए, SO2 ले लीजिए, सब नॉन मेटल है। अगर आप इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे तो क्या बनाएगा? H2SO3 एसिड बनाएगा। तो ऊपर की जितनी ऑक्साइड्स हैं इनकी ऑक्साइड्स कैसी हैं? एसिडिक ऑक्साइड। मेटेलॉइड मतलब क्या होते हैं? जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल दोनों से मैच करे। तो उनकी ऑक्साइड भी मेटेलिक और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड दोनों से मैच करेगी। इसलिए ऐसे को हम क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो हमारे पास आर्सेनिक और एंटीमनी क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और मेटल्स हमेशा कैसे होते हैं? बेसिक। तो ये क्या हो गया बच्चे? मेरा बेसिक ऑक्साइड। बच्चे मुझे ये ग्रुप 15 पढ़ाने में टाइम लगेगा क्योंकि ये पहली बार पढ़ा रहा हूँ, सारे रीजंस देने हैं। जैसे ग्रुप 15 खत्म हुआ, ग्रुप 16 की आधी से ज्यादा प्रॉपर्टीज ग्रुप 15 से मैच करती हैं, तो वो चीजें आसान हो जाएंगी। कुछ रिएक्शंस हैं जो डिफरेंट होंगी, बाकी सारी चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है? तो ज्यादा मेहनत हमें ग्रुप 15 पे करनी है। इतना आ गया बच्चे समझ में? अब अगर आप इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लें, ग्रुप 15 की अगर आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना चाहें तो क्या है? जनरल कन्फिग्रेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ग्रुप 15। तो कैसे लिखते हैं बच्चे? NS2S इनका ऑर्बिटल पूरा भरा होता है, और NP में कितने होते हैं बच्चे इनके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स? NP3। तीन पी सबशेल में 3 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। सो NS2 NP3 से नाइट्रोजन है बच्चे, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7। कन्फिग्रेशन आप लिखिए तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p3। हो गया ना बच्चे? 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो जो आउटर मोस्ट शेल का जो कन्फिग्रेशन है वो क्या है? NS2 NP3। ये इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई। जैसे जैसे कॉपी करते जाना ना बच्चे, मुझे चार्ट में बता देना कि कॉपी हो गया, तो हम आगे पेज पे चले जाएं। अब हमें क्या पढ़ना है? अकरेंस, कहाँ पाया जाता है ना? शॉर्ट में लिखेंगे कहाँ पाया जाता है। तो आपको मेन जो ग्रुप 15 की जो केमिस्ट्री है वो बच्चे नाइट्रोजन और फास्फोरस की है। आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ इतना ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा। मेन आपका नाइट्रोजन और फास्फोरस पे बेस्ड है। तो हम अकरेंस भी बच्चे बस नाइट्रोजन और फास्फोरस की ही प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, बाकी तो इन जनरल लिख देंगे।
आगे चले। नेक्स्ट सेटिंग डालिए अकरेंस। कंप्लीटेड। हाँ, थैंक यू। अकरेंस कहाँ पे है बच्चे ये? अगर आप N2 की बात करें नाइट्रोजन, तो एक तो आपका हो गया फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में नाइट्रोजन किस फॉर्म में हो गया N2 में? इन एयर। अगर आप एटमॉस्फेरिक एयर में देखें तो नाइट्रोजन कितना है? क्लोज टू 78%, राइट। तो आपके पास 78% बाय वॉल्यूम एयर में नाइट्रोजन मिलेगा। अगर आप कंबाइंड स्टेट में आके देखें तो कंबाइंड स्टेट में नाइट्रोजन किस फॉर्म में होगा? इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स। आपको नाइट्रेट्स के फॉर्म में मिलेगा अर्थ में, इन द कंबाइंड स्टेट। एग्जाम्पल के तौर पे ये दो सॉल्ट बहुत फेमस है, क्योंकि इससे आगे हमारी रिएक्शंस भी कई सारी होती हैं। एक है आपका चिली सॉल्ट पीटर, जो एटाकामा डिजर्ट में पाया गया, और ये आपका बंगाल कहते हैं, या फिर इसी को इंडियन सॉल्ट भी कहते हैं, इंडियन सॉल्ट पीटर। ये दो सॉल्ट हैं जो बच्चे नाइट्रेट्स के फेमस है। चिली सॉल्ट पीटर को NaNO3 कहते हैं, सोडियम नाइट्रेट को, और बंगाल सॉल्ट पीटर KNO3 है, पोटेशियम नाइट्रेट। आपको इसके बस नाम याद होने चाहिए। सो कंबाइन स्टेट में नाइट्रोजन आपको नाइट्रेट्स के फॉर्म में मिलेगा, और उसमें से दो फेमस नाइट्रेट है कि आपका एटाकामा डिजर्ट वाला चिली के साथ के पास का एरिया, चिली सॉल्ट पीटर, वो उस एरिया से नाम रख दिया गया इसका। दूसरा क्या है? बंगाल सॉल्ट या इंडियन सॉल्ट पीटर, KNO3। बस नाइट्रोजन में मुझे इतना लिखना है। अगला चलते हैं बच्चे फॉस्फोरस। फॉस्फोरस कहाँ प्रेजेंट है? तो फॉस्फोरस बच्चे सारा का सारा मिनरल्स में प्रेजेंट होता है इन कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट में आपको जल्दी नहीं मिलेगा। सो इन कंबाइंड स्टेट आपको किस में मिलेगा? मिनरल्स में, इन मिनरल्स। और मिनरल्स में आपको तीन एग्जांपल्स याद करने हैं। एक है क्लोरापेटाइट, एक है फ्लोरापेटाइट, एक है फॉस्फोराइट रॉक। ये तीन आपको नाम जरूर याद होने चाहिए। पहला क्या है बच्चे? क्लोरापेटाइट। व्हाट इज क्लोरापेटाइट? क्लोरापेटाइट बच्चे क्या है? ये दो सॉल्ट का डबल सॉल्ट है, उनको मिला के बनाया गया। एक है बच्चे कैल्शियम फॉस्फेट, एक है कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम पेटाइट लगा तो फॉस्फेट है ये, Ca3PO4 होल ट्वाइस। फॉर्मूला तो आप लोग लिख ही लोगे ना, वैलेंसी बैलेंस करके। इसका सॉल्ट है, फिर डॉट डबल सॉल्ट है किसका? कैल्शियम क्लोराइड का, CaCl2। तो क्लोरापेटाइट में CaCl2 लगा है। इसी को बच्चे अगर हम फ्लोरोपेटाइट कहते हैं या फ्लोरापेटाइट, तो फ्लोरापेटाइट में क्या है बच्चे? कैल्शपेटाइट है तो कैल्शियम फॉस्फेट तो रहेगा, Ca3PO4 होल ट्वाइस। लेकिन क्योंकि फ्लोरापेटाइट है तो कैल्शियम क्लोराइड की जगह पे कैल्शियम फ्लोराइड लग जाएगा। इतना ठीक है? कैल्शियम क्लोराइड की जगह पे कैल्शियम फ्लोराइड लग जाएगा, बस। क्लोरापेटाइट एंड फ्लोरापेटाइट। और अगर सिर्फ कैल्शियम फॉस्फेट है, Ca3PO4 होल ट्वाइस, तो उसको बोलते हैं हम लोग फॉस्फोराइट रॉक। फॉस्फोराइट रॉक, बस इतना पढ़ना है। सिर्फ कैल्शियम फॉस्फेट फॉस्फोराइट रॉक कहलाता है। फ्लोरापेटाइट क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट के आगे CaCl2 लगा दो, डबल सॉल्ट क्लोरापेटाइट। फ्लोरापेटाइट में कैल्शियम फॉस्फेट के आगे कैल्शियम फ्लोराइड लगा दीजिए, CF, दैट बिकम्स फ्लोरापेटाइट। ये कंबाइंड स्टेट में आपको फॉस्फोरस यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस हो गया। अब लास्ट में क्या बचा? आर्सेनिक और एंटीमनी। सो द नेक्स्ट वन, इसको एक लाइन में खत्म करेंगे, इसको ज्यादा पढ़ना नहीं, हमने बता दिया आपसे। तो ये आपने स्टडी आर्सेनिक एंड एंटीमनी, ये कहाँ पाए जाते हैं? आर प्रेजेंट एज इम्प्योरिटी। मेटलर्जी चैप्टर बच्चे जब आपको पढ़ाया जाएगा तो उसमें यू विल बी नोइंग दैट आर्सेनिक इज जनरली एन इम्प्योरिटी फाउंड इन ओर्स ऑफ कॉपर एंड आयरन। तो कॉपर और आयरन के ओर्स में आपको आर्सेनिक की इम्प्योरिटीज मिलती हैं। और आर्सेनिक एक ऐसा एलिमेंट है जो पॉइजन की तरह काम करता है फॉर द कैटलिस्ट। अगर आपको कोई कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए बच्चे पॉइजन की तरह इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको हेबर्स प्रोसेस पता है क्या होती है? हेबर्स प्रोसेस इज यूज्ड टू फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया में जो आप बच्चे हेबर्स प्रोसेस में जो कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं आयरन, वो आयरन के लिए आर्सेनिक एज एन इम्प्योरिटी है, पॉइजन है। So arsenic and antimony are present as impurity in ores of iron and copper sulfide। आयरन और कॉपर सल्फाइड के जो ओर्स हैं उसमें आर्सेनिक और एंटीमनी एज एन इम्प्योरिटी के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। दैट इज ऑल अबाउट द अकरेंस, कहाँ कहाँ पाया जाता है।
ठीक है, हम लोग एक काम करेंगे, 4 4 स्लाइड के बाद एक बार पीछे पलट के क्विक रिवीजन मारेंगे 2 से 3 मिनट में, ताकि एक बार क्लियर हो जाए कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने पी ब्लॉक पढ़ लिया, किसको बोलते हैं, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जाए, पी सबशेल में जाए। उसके बाद ग्रुप 15 के हमने एलिमेंट्स याद कर लिए, नाना, पाटेकर, असरानी, सब, बीमर, जिसमें नाना और पाटेकर बेसिकली नॉन मेटल है, असरानी को सब आर्सेनिक एंड एंटीमनी आपके मेटलॉइड है, और बी आई स्टैंड फॉर बिस्मथ, वो क्या मेटल है। बेस्ड अपॉन मेटल नॉन मेटल्स के बेसिस पे हमने एसिडिक ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड वाला चीजें बता दी हैं। इसके बाद हमने फिर क्या पढ़ा, इसके बाद हमने आपकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिख दी, जनरल कॉन्फ़िगरेशन के NH2 NP3, और हमने आपकी अकरेंस लिख दी। अकरेंस में नाइट्रोजन लिखा फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट में, फॉस्फोरस सिर्फ और सिर्फ कंबाइंड में लिखा है, और आर्सेनिक और एंटीमनी आर प्रेजेंट एज एन इम्प्योरिटी इन द ओर्स ऑफ आयरन एंड कॉपर सल्फाइड्स। ठीक है, ये जब बच्चे हम लोग वो पढ़ेंगे मेटलर्जी, तो उसमें ये और अच्छे से पढ़ेंगे कि मेटलर्जी में आयरन सल्फाइड्स और कॉपर पाइराइट CuFeS2 में आर्सेनिक कैसे होता है, उसको कैसे रिमूव करते हैं, किस फॉर्म में रिमूव करते हैं और से, और सारी की सारी चीजें पढ़ेंगे। अब चलते हैं कुछ जनरल प्रॉपर्टीज की तरफ ऑफ द ग्रुप 15 एलिमेंट। जनरल प्रॉपर्टीज में ज्यादातर हमारा क्या इंक्लूड होता है बच्चे, हमारा इंक्लूड होता है आपका एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक्टिविटी, ऑक्सीडेशन स्टेट, अनाइजेशन एंथैल्पी, यही सारा। तो वो फटाफट पढ़ लेते हैं। ठीक है, आगे लिखिए बच्चे, होप्स अपने कॉपी कर लिया है। देखिए जनरल प्रॉपर्टीज, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, क्या क्या पढ़ना है इसको शॉर्ट में सारा पढ़ लेंगे। देखिए सबसे पहला स्टार्ट करते हैं एटॉमिक साइज पे। एटॉमिक साइज, आपको इसमें सिर्फ एक चीज पढ़नी है, क्या चीज, क्योंकि आप ग्रुप 15 की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप डाउन द ग्रुप चलेंगे, इतना ठीक है। डाउन द ग्रुप जितना चलेंगे आपका क्या होगा, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करेंगी, है ना, जितने आप नीचे जाएंगे उतना एक एक शेल बढ़ती जाएगी, क्योंकि पीरियड चेंज होते जाएंगे, पीरियड क्या होता है, शेल्स को रिप्रेजेंट करता है। सो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, इससे क्या होगा, देयरफॉर एटॉमिक साइज इंक्रीज, तो एटॉमिक साइज क्या होगा, बढ़ता जाएगा, जितना आप नीचे जाएंगे उतना ज्यादा एटॉमिक साइज बढ़ेगा। ये हमने समझ लिया। अब इसमें मेन चीज क्या पूछता है, मेन चीज ये पूछता है कि अगर आप जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, तो बच्चे बिस्मथ का सबसे ज्यादा होगा और नाइट्रोजन का सबसे कम होगा। लेकिन ऑब्जर्व ये किया गया है कि जितना ज्यादा हमको बिस्मथ का साइज चाहिए था उतना ज्यादा मिला नहीं। ज्यादा तो है, नो डाउट इंक्रीज हुआ है, लेकिन बिस्मथ और एंटीमनी में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ऐसा क्यों, ये आपसे रीजन पूछता है, तो एक नोट बना के लिख लीजिए। द इंक्रीज, the increase the increase in size of bismuth is not considerable. The increase in size of bismuth is not considerable with respect to arsenic and antimony, because इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होता है। द रीजन बिहाइंड दिस इज बिकॉज ड्यू टू, आपको अगर ये लाइन लिख दी तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, ड्यू टू इनएफेक्टिव, ड्यू टू इनएफेक्टिव shielding of due to ineffective shielding of D and F electrons in bismuth। बस आपको ये वर्ड लिख के आना है, इसका मतलब क्या होता है हम समझा दे रहे हैं। इनएफेक्टिव शील्डिंग का मतलब क्या हो, जैसे मान लीजिए आपका बच्चे यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और इसके बाहर के इलेक्ट्रॉन। तो जो बाहर के इलेक्ट्रॉन है वो डिफाइन करते हैं साइज, जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी पर। जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चे, वो इसको न्यूक्लियस की पावर से शील्ड करते हैं। न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बच्चे इसको शील्ड करते हैं ताकि ये पुल ना कर पाए। अगर बच्चे ये शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाएगा, अगर यहाँ से शील्डिंग इफेक्ट हम हटा दें, तो न्यूक्लियस बच्चे इलेक्ट्रॉन को थोड़ा अपनी तरफ घसीट लेगा, तो जो अभी आपको इलेक्ट्रॉन बाहर दिख रहा है इतनी दूर, वो अब थोड़ा अंदर आ जाएगा। इसी को हम कहते हैं पुअर शील्डिंग इफेक्ट। पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से बाहर वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ चला गया एंड द साइज हैज डिक्रीज्ड। इतना क्लियर है। तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट किसकी वजह से होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट इज ऑलवेज बिकॉज ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, आप चाहे तो लिख लीजिए, डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स आर डिफ्यूज्ड, वो बहुत बिखरे होते हैं।
और बिखरे लोग अच्छा पावर नहीं शो कर पाते, है ना, वी नो दैट। सो डी एन एफ इलेक्ट्रॉन्स आर डिफ्यूज्ड इलेक्ट्रॉन। इनके अगर आप ऑर्बिटल्स भी बनाए डी की, तो डी की ऑर्बिटल आपने ऐसे कुछ पढ़ी थी ना बच्चे, खूब बड़ी बड़ी लोब्स होती हैं इनकी, और बहुत डिफ्यूज होते हैं। तो ये डिफ्यूज नेचर की वजह से, ऐसे बिखरे हुए नेचर की वजह से ये अच्छा शील्डिंग इफेक्ट नहीं लगा पाते, जिसकी वजह से बाहर के इलेक्ट्रॉन अंदर पुल हो जाते हैं। तो क्योंकि बिस्मथ सबसे आखिर में आता है बच्चे, अब आपको पीरियोडिक टेबल में एक चीज तो पता है कि पहले क्या होता है, एस ब्लॉक, फिर क्या है डी ब्लॉक, फिर क्या है पी ब्लॉक, और नीचे क्या है आपका यहाँ पे एफ ब्लॉक। और बिस्मथ किस पीरियड में है बच्चे, बिस्मथ है आपके पीरियड नंबर 6 में। अब अगर पीरियड नंबर 6 में बिस्मथ है, तो बिस्मथ तक पहुंचने से पहले आपको एस सबशेल क्रॉस करनी पड़ेगी, फिर आपको डी क्रॉस करना पड़ेगा, फिर 6 पीरियड में लैंथेनाइट भी तो शुरू हो जाते हैं ना बच्चे। 6 और 7 पीरियड में, 7 पीरियड में एक्टिनोइड और 6 पीरियड में लैंथेनोइड। तो आप 6 पीरियड में लैंथेनोइड मतलब एफ ब्लॉक भी कवर करके आएंगे। तो आप जब तक बिस्मथ के पास पहुंचेंगे तब तक के आप ये डी इलेक्ट्रॉन्स और ये एफ इलेक्ट्रॉन्स को कवर कर चुके होंगे। तो यही वो लोग हैं जो इनफेक्टिव शील्डिंग देते हैं, जिसकी वजह से बिस्मथ का साइज छोटा हो जाता है। आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट राइट। So increase in size of bismuth is not considerable with respect to arsenic and antimony. The reason behind that is due to ineffective shielding of DNF electrons in bismuth. The DNF electrons are diffuse electrons and they do not show proper shielding. इतना क्लियर है बच्चे, किसी को कोई डाउट है? बच्चे चैट पे बता तो दो, ठीक है ना, आगे चलते हैं। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। वो क्या है मेरा, आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, क्योंकि ये पीरियड में एक छोटा सा इस पे चेंज आता है जब आप अक्रॉस ए पीरियड देखते हैं, जिसकी वजह से ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जिन लोगों को मैंने लास्ट ईयर पढ़ाया था पीरियोडिक टेबल, वहां पे मैंने पूरा ग्राफ बनाया था इस चीज का कि हाउ डज द आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी चेंजेस अक्रॉस अ पीरियड। तो हम इस चीज को दोबारा यहाँ पढ़ा दे रहे हैं। देखो, सेकेंड लिखिए बच्चे, सेकेंड जनरल प्रॉपर्टीज में कौन है, आयनाइजेशन एंथैल्पी। बच्चे जब बोर होने लगने ना तो मुझे बता देना, हम क्लास वहीं पे रोक देंगे। आई एम नॉट इन हरी टू कंप्लीट ग्रुप 15। ग्रुप 15 आराम से समझ के पढ़ो, जब खत्म हो जाएगा 16 17 18 बहुत जल्दी खत्म होगी, लेकिन इस यहीं पे सारी चीजें आपको सीखनी है। अनायशन इंथैल्पी और ग्रुप 15 की बात करें तो आपको यही पता है कि बच्चे अनायशन एनर्जी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। आपको बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से जितना आसानी से आप निकाल सको उतनी कम आयनाइजेशन एनर्जी, जितना ज्यादा एनर्जी लगा के आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उतना ज्यादा आई ज्यादा। आप एनर्जी ज्यादा तब लगाएंगे जब न्यूक्लियस बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन को पकड़ के बैठा होगा। डाउन अ ग्रुप क्या होता है बच्चे, डाउन अ ग्रुप साइज इंक्रीज करता है। अगर साइज इंक्रीज करेगा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता जाएगा, न्यूक्लियस की इतनी अच्छी पुल नहीं होगी, आप इलेक्ट्रॉन को आसानी से ले जा सकते हो। इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, डाउन अ ग्रुप डिक्रीज करेगी। सो व्हेन आई से डाउन अ ग्रुप द आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। एक बार हम अक्रॉस अ पीरियड देख लेते हैं। जब आप अक्रॉस अ पीरियड देखते हैं तो बच्चे आपका न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, कंटिन्यूसली न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, एज वेल एज एटॉमिक साइज क्या करता है, क्रॉस अ पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। अब आपका साइज छोटा होता जा रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को तो खूब अच्छे से पकड़ के रखेगा ना न्यूक्लियस। तो बेसिकली आपका आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगा, आयनाइजेशन एनर्जी आपकी इंक्रीज करेगी क्रॉस अ पीरियड। ये इन जनरल है। लेकिन 15 वाले फिर 15 एक एक्सेप्शन लेके आ गए। क्या लेके आ गए बच्चे, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन कुछ नहीं है, एक रीजन है इसका प्रॉपर। वो क्या है कि ग्रुप 15 हैज मोर आयनाइजेशन एनर्जी than its than its immediate than its immediate neighbors than its immediate neighbors। इमीडिएट नेबर कौन से, ग्रुप 14 एंड ग्रुप 16। तो ग्रुप 14 और ग्रुप 16 से इसकी आयनाइजेशन एनर्जी थोड़ी ज्यादा होती है। कैसे ज्यादा होती है, हम यहाँ पे डायग्राम बना के दिखा दे रहे हैं। अभी डायग्राम तुरंत मत कॉपी करना, पहले हम बना लें उसके बाद करना। अगर हम एक साइड यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी लेके चलें और एक साइड हम यहाँ पे एटॉमिक नंबर लेके चलें, और लेट सपोज हम पीरियड 2 का बना रहे हैं। पीरियड 2 का, पीरियड 2 में क्या आता है, लिथियम, बेरिलियम, है ना, ये सारे।
तो अगर आप पीरियड 2 का बना रहे हैं बच्चे, तो आपने क्या देखा, अक्रॉस अ पीरियड अगर आप पीरियड में जाएं तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी। मतलब लिथियम यहाँ होगा, दिस इज लिथियम, देन इट शुड बी बेरिलियम, फिर बेरिलियम के आगे बोरॉन, फिर बोरॉन के आगे आपका नाइट्रोजन, फिर नाइट्रोजन के आगे आपका ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन के आगे आपकी फ्लोरीन, फ्लोरीन के आगे आपका क्या, नियॉन। ये हमारा एक्सपेक्टेड कुछ ऐसा कर्व था कि रेगुलर अक्रॉस अ पीरियड आपकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है बच्चे, एक्चुअल में ये जो प्रॉब्लम है ये कौन शो कर देता है, ये दो एक्सेप्शन शो होते हैं, एक तो इस बेरिलियम की वजह से और एक इस नाइट्रोजन की वजह से। तो जो मेरा एक्चुअल में ग्राफ है कुछ ऐसा होता है, बेरिलियम जो है वो बोरॉन से और लिथियम से ज्यादा है। बेरिलियम बच्चे किससे ज्यादा है, बोरॉन और लिथियम, लिथियम से। इसको प्रॉपर्ली यहाँ बनाते हैं। सो बेरिलियम इज मोर देन बोरॉन एंड लिथियम। और फिर ये जो बच्चे आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, मैं बीच में कार्बन भूल गया ना बच्चे, कार्बन बना लो यार, मैं बोरॉन के पास सीधे चला गया ऑक्सीजन पे, कार्बन। जो आपका नाइट्रोजन है बच्चे वो कार्बन और ऑक्सीजन से ज्यादा बड़ा है। किससे बड़ा है, कार्बन और ऑक्सीजन से। इसका रीजन क्या है बच्चे, रीजन ये है कि नाइट्रोजन की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है, 2p3, और बेरिलियम की क्या होती है बच्चे, 2s2। 2s2 कैसी कॉन्फ़िगरेशन है, फुल फिल्ड है ना, फुल फिल्ड ऑर्बिटल है कि नहीं, फुल फिल्ड। और 2p3 कैसी, हाफ फिल्ड। क्या आपको नहीं लगता कि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होती है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मेरे पास हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आर मोर स्टेबल। हम लिख नहीं रहे बच्चे, हर चीज लिखेंगे तो चैप्टर इतना बड़ा हो जाएगा कि नोट्स कम पड़ जाएंगे। सो हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आर मोर स्टेबल। ज्यादा स्टेबिलिटी की वजह से आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, इसीलिए बच्चे इनकी आयनाइजेशन एनर्जी अपने अगल बगल वालों से ज्यादा हो जाती है। वरना इसे अगल बगल, इसका मतलब यह है कि नाइट्रोजन की कार्बन और ऑक्सीजन से ज्यादा होगी, लेकिन फ्लोरीन से अभी भी कम होगी। फ्लोरीन और नियॉन अभी भी नाइट्रोजन के आगे ही है। सो फ्लोरीन कहीं यहाँ पे और नियॉन कहीं यहाँ पे। इतना है बच्चे समझ में। वैसे बेरिलियम की अगर ज्यादा है तो अपने जस्ट अगल बगल वाले से, मतलब लिथियम और बोरॉन से ज्यादा है। कार्बन से बच्चे अभी भी छोटी होगी इसकी। इतना है बच्चे समझ में। तो वही यहाँ पे लिखा है, ग्रुप 15 हैज मोर आयनाइजेशन एनर्जी देन इट्स इंटरमीडिएट नेबर। ग्रुप 14 एंड 16, तो 14 और 16 से ज्यादा ही होगी। द रीजन बिहाइंड दैट इज ड्यू टू हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। यहाँ क्या लिखेंगे आगे, ड्यू टू half filled configuration of group 15 elements। बस इतना आपको लिख के आना है, बाकी हमने समझाने के लिए आपको ग्राफ बना दिया। तो जस्ट अगल बगल वालों से ज्यादा होगा। जैसे आप एक अगल बगल छोड़ के अगले पे जाओगे, नॉर्मल ट्रेंड फॉलो करेगा। अक्रॉस अ पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। ठीक है, ये हो गया आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं, वो क्या है मेरी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है बच्चे, कि आप कितनी पावर से किसी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ घसीटेंगे व्हेन यू आर इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। अगर आपने शेयरिंग करके बॉन्ड बनाया, तो बॉन्ड बनाने के बाद आप उस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कितनी पावर से अपनी तरफ घसीटेंगे, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एंड अगर आप डाउन द ग्रुप की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, छोटी हो जाएगी। क्यों बच्चे, क्योंकि अगर आपके पास एक एटम ए यहाँ पे है, एक एटम बी यहाँ पे है, और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो पुल अगर आप इसको करना चाहते हैं बच्चे, तो पुल कौन करता है, ए का न्यूक्लियस ही तो करेगा। और अगर ए का साइज हम बड़ा करते जाएं तो न्यूक्लियस क्या होगा, इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से दूर होता जाएगा, इस वजह से उसको पुल नहीं कर पाएगा। तो डाउन ग्रुप क्या होता है, साइज इंक्रीज करता है, तो वो पुलिंग वाली प्रॉपर्टी थोड़ी कम पड़ जाती है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर जाती है। अगर हम ऑर्डर लिखें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, नाइट्रोजन की, फिर फास्फोरस की, फिर आर्सेनिक की, फिर एंटीमनी की, और लास्ट में क्या है मेरे पास, बिस्मथ। बिस्मथ की सबसे आखिर में होगी। इतना ठीक है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जरूरी है क्योंकि कल को जब हम अभी एसिडिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो वहां पे मुझे इस्तेमाल होगा। अब आते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे, जो है मेरा ऑक्सीडेशन स्टेट और कोवैलेंसी। अगर आप ये समझ गए बच्चे, तो ग्रुप 15 के जो अगले लेक्चर्स हैं उसमें आपको बहुत आसानी है। पहले समझना, लिखना अभी कुछ नहीं। जब इतना कॉपी कर लेना है तो मुझे बता देना, आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड वेयर वी कैन डिस्कस अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोवैलेंसी।
आगे चलें। ठीक है, अब लिखिए, कुछ नहीं, बस खाली देखिएगा। अगर हम HNO3 का स्ट्रक्चर बनाए तो कैसे बनता है? ये एक ऑक्सी एसिड है, तो इसमें नाइट्रोजन अटैच्ड विद ऑक्सीजन अटैच्ड विद हाइड्रोजन, ऐसा। एन डबल बॉन्ड ओ, कुछ ऐसा। नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना लिए? नाइट्रोजन ने बॉन्ड बना लिए 3, तो नाइट्रोजन मैक्स बेसिकली 3 बॉन्ड बनाता है ना? तो उसके पास 3 अनपेयर्ड होते हैं, 3 के साथ शेयरिंग कर ली, उसकी ऑक्टेट कंप्लीट। फिर नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर बाकी बचता है। अभी इस HNO3 में एक ऑक्सीजन बाकी है, उसको अभी हमने नहीं जोड़ा है, और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी है। अब नाइट्रोजन को मन तो नहीं है एक और बॉन्ड बनाने का, क्योंकि उसके ऑलरेडी पेट भर चुका है, लेकिन अगर आप बोलो कि नहीं बना लो, तो नाइट्रोजन अभी एक बॉन्ड और बना सकता है। बस कैसे बनाएगा? ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चे? ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है आपके पास 6, आपने 6 बना लिए। नाइट्रोजन ऑलरेडी अपने सर ऑक्टेट एक मिनट पूरी पीछे दिखा सकते हो सर? एक मिनट पीछे चले जाएं, लो बच्चे। सर कंप्लीटेड। थैंक यू। ठीक है, नाइट्रोजन ने बच्चे अपने पूरे ऑक्टेट तो कंप्लीट करके रखे हैं ना। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? देखो, 2 इस बॉन्ड से, 2 शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन दोनों के होते हैं ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 2 4, और यहाँ पे 2 2 + 2 6, 6 तो ये और +2 8, नाइट्रोजन खुश बैठा हुआ है। लेकिन अगर ऑक्सीजन इसके पास आएगा तो नाइट्रोजन कहता है कि हम चलो 2 इलेक्ट्रॉन तुमको डोनेट कर देते हैं। इस डोनेट वाले बॉन्ड को क्या कहते हैं? अभी हम चैप्टर पढ़ के हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, है ना। लिगेंड्स डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल एटम, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर लिखें तो कैसे लिखते हैं? इसको हम लिखेंगे N डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या लिखेंगे? OH, यहाँ पर नाइट्रोजन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन। ये लास्ट ईयर मैंने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था बच्चे सबको अच्छे से। आप चाहे ऐसे लिख लीजिए, चाहे तो आप इसको, अगर आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाना चाहते, सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड बनाना चाहते हैं, तो आप कोवेलेंट बॉन्ड भी बना सकते हैं, लेकिन तब आपको 4 सेपरेशन लिखना पड़ेगा। इस पर 4 सेपरेशन कैसे लिखते हैं? जिधर की तरफ एरो जा रही, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन दिए गए, तो इलेक्ट्रॉन रिच है वो नेगेटिव, और जिसने दिए उसने बेमने से दिए, अरे ले लो अच्छा, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। इतना आया समझ में? अगर आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड को नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड में लिखेंगे तो यू नीड टू राइट अ 4 सेपरेशन। ये हो गया हमारे HNO3 का स्ट्रक्चर। अब कोई अगर हमसे पूछे कि इसमें, इस HNO3 वाले स्ट्रक्चर में जो हमने अच्छा अच्छा ऐसा बनाया है, इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं बच्चे? नाइट्रोजन के सारे बॉन्ड तोड़िए, जिसका निकालना है उसके हम सारे बॉन्ड तोड़ देते हैं। तो नाइट्रोजन के अगर हम सारे बॉन्ड तोड़ दें और फिर उस पर चार्ज सेपरेशन करें, तो नाइट्रोजन पे कितना चार्ज आएगा? दैट इज नोन एज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर एग्जांपल, अगर हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पे ये वाला बॉन्ड तोड़े, तो कितने बॉन्ड तोड़े? एक। ठीक है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? नाइट्रोजन की ऑक्सीजन? ऑब्वियसली ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव लिखेंगे, नाइट्रोजन पे क्या लिखेंगे बच्चे? पॉजिटिव। इतना है समझ में? नाइट्रोजन पे क्या लिखा? पॉजिटिव। ये वाला पॉजिटिव बच्चे पहले से थे ना, तो उसको वही लिख दिया। अब ये वाला पॉजिटिव बॉन्ड तोड़ने पे आया। क्या नाइट्रोजन के अभी कोई और बॉन्ड बाकी है? हाँ, अभी ऊपर 2 बाकी है, उसको भी ब्रेक करो। कितने बॉन्ड तोड़े हैं? 2। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पे बच्चे -2 और नाइट्रोजन पे कितने? +2। +2 क्यों? क्योंकि 2 बॉन्ड तोड़े हैं ना। फिर अगला इधर देखते हैं बच्चे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ पे अगर आपको फिर से बॉन्ड तोड़ी, जब तक सारे बॉन्ड टूट ना जाए तब तक तोड़ते रहिए नाइट्रोजन के। इसको भी तोड़ा। कितने बॉन्ड तोड़े? एक। नाइट्रोजन पे -1, ऑक्सीजन पे -1, नाइट्रोजन पे कितना? +1। अगर हम बच्चे सारे नाइट्रोजन के प्लस को जोड़ लें, तो नाइट्रोजन पे प्लस कितना आ गया बच्चे? +1 +1 +2 +1, टोटल कितना आ गया? +5। तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई? +5। इतना ठीक है? हाँ आयुष, पक्का। सो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? +5। अब फिर से HNO3 के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो। HNO3 का हमने स्ट्रक्चर बनाया, N डबल बॉन्ड O, यहाँ पे लिखा O -N+, यहाँ पे लिखा OH। अगर आपसे हम ये पूछे कि नाइट्रोजन ने बॉन्ड कितने बनाए हैं, यहाँ पे कितने बॉन्ड है बच्चे, तो हम कह सकते हैं नाइट्रोजन हैज मेड 4 बॉन्ड्स, 4 बॉन्ड बनाए हैं। जो 4 बॉन्ड बनाए हैं उसको आप कोवैलेंसी कहते हैं। तो आई होप दोनों में डिफरेंस क्लियर है। कोवैलेंसी का मतलब होता है कि आपने बॉन्ड कितने बनाए हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है कि अगर बॉन्ड तोड़े तुम्हारे,
तो तुम पे चार्ज कितना आएगा वो होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट का कोवैलेंसी से कोई लेना देना नहीं है। इतना क्लियर है? तो नाइट्रोजन बच्चे मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? नाइट्रोजन को तो मन करता है 3 बॉन्ड बनाने के, जैसे अमोनिया भी देख लो बच्चे, नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाता है, एक लोन पेयर होता है। ज्यादा जबरदस्ती करोगे तो एक ही अपना लोन पेयर किसको दे देगा? H+ को। तो क्या बना लेता है ये? NH4+। अब इसके बाद के फर्दर बॉन्ड बना सकता है? कोई चांस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास ना तो इलेक्ट्रॉन बाकी बचे कि बॉन्ड करे। तो नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होती है? 4। सिर्फ 4 बॉन्ड बना सकता है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से और एक लोन पेयर से। और ऑक्सीडेशन स्टेट टोटल नाइट्रोजन कितनी होती है? +5 मैक्सिमम होती है बच्चे, +5। इतना ठीक है बच्चे? इज दिस क्लियर? चीजें समझ में आ गई? तो क्या अब हम लोग इसको वर्ड्स में प्रॉपरली लिख लें, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोवैलेंसी? चलिए नेक्स्ट पेज पे चलिए, हेडिंग डालिए ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट लिखिए बच्चे। जनरल का मतलब कि पूरे ग्रुप 15 की बात कर रहे हैं। जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ग्रुप 15 एलिमेंट्स की अगर आप जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो नेगेटिव में सिर्फ एक होती है, -3, क्योंकि अगर इनको 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है या तो 3 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन कर ले। -3 किसमें शो करता है? इन केस ऑफ हाइड्राइड, अगर आप ग्रुप 15 एलिमेंट की बॉन्डिंग हाइड्रोजन से कराएंगे तो ही आपको -3 शो करेगा। जैसे NH3, NH3 करा के देखिए बच्चे, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है उसके सारे बॉन्ड तोड़ दीजिए, तोड़ दिया। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? नाइट्रोजन। तो हाइड्रोजन पे +1, नाइट्रोजन पे -1, हाइड्रोजन पे +1, नाइट्रोजन पे -1, इस पे +1, इस पे -1, टोटल कितना होगा? -3। तो ये जितने भी डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोवेलेंस, ठीक है अक्षय अभी समझा रहे हैं फिर से आर्यन क्या इसको फिर से कॉपी कर रहे हो क्या आप? चलो जब खोल दिया तो अक्षय आप भी देख लो। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर किसी को ऑक्सीडेशन स्टेट अभी भी नहीं समझ में आई तो देखो, जैसे अगर हम आपसे कहें कि NaCl में Na का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है चार्ज। अब चार्ज दो टाइप के होते हैं, या तो एक्चुअल सच में तुम्हारे ऊपर प्लस माइनस है, या तो हम बोल सकते हैं फॉर्मल, कि मतलब है नहीं लेकिन अगर क्रिएट करें तो क्या होगा। समझ गए? तो चार्ज आर ऑफ टू टाइप, वन इज लाइक यू हैव एक्चुअल चार्जेस जो सच में आपके पास प्लस माइनस करके आए हैं, और दूसरा है कि आपके पास फॉर्मल चार्ज जो एक्चुअल में है तो नहीं लेकिन अगर हम आपके ऊपर क्रिएट करें तो क्या है। NaCl में क्या आपके पास एक्चुअल में चार्जेस होते हैं? ऑब्वियसली होते हैं। Na+1 होता है, Cl-1 होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम यहाँ पे क्या हो गया? +1। ठीक है। लेकिन जब हम HNO3 की बात करते हैं बच्चे, तो HNO3 में क्या आपने लॉस या गेन किया है कि आपने शेयरिंग मारी है? आई गेस हमने शेयरिंग मारी है। तो ये फॉर्मल चार्ज में आ जाएगा। फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं बच्चे? किसी का भी अगर आपको चार्ज निकालना है कि उस पर कितना चार्ज आएगा, कि अगर उसके बॉन्ड तोड़े तो आप उसके पहले बॉन्ड तोड़ दीजिए, बॉन्ड तोड़ के प्लस माइनस चार्ज सेपरेशन लिखते जाइए। जिस जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर माइनस आएगा, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर प्लस चार्ज आएगा। कितना प्लस कितना माइनस? जितना बॉन्ड तोड़ोगे उतना प्लस उतना माइनस। अगर हम ये वाला बॉन्ड तोड़े तो नाइट्रोजन का एक बॉन्ड टूटा, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पे -1, नाइट्रोजन पे +1। इतना ठीक है अक्षय? वैसे यहाँ पे बच्चे 2 बॉन्ड टूटे तो इसका -2, इसका +2, यहाँ पे एक बॉन्ड टूटा तो इसका -1, इसका +1। नाइट्रोजन के सारे प्लस काउंट कर लीजिए, कितना आ गया? +5। तो +5 क्या हो गया? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब आपके ऊपर क्या चार्ज आएगा कि अगर हम आपके सारे बॉन्ड तोड़ दें। समझ गए? कोवैलेंसी का मतलब क्या होता है? कोवैलेंसी का मतलब होता है कि आप कितने बॉन्ड बना रहे हैं, बस आप इतना बता दीजिए बॉन्ड कितने बना रहे हैं। जैसे अगर आप अमोनिया में नाइट्रोजन की कोवैलेंसी देखें, सो इस केस में नाइट्रोजन हैज कोवैलेंसी ऑफ 3, मतलब आपने कितने कोवैलेंट बॉन्ड बनाए, कोवैलेंसी ऑफ 3, उसे कोवैलेंसी कहते हैं। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, तो ये मत सोचना कि कोवैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट का रिलेशन है। कई बार आगे चल के बोलेगा नाइट्रोजन हैज अ मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ 4, नाइट्रोजन हैज एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 5, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट और कोवैलेंसी क्या चीज है, इसीलिए मैंने समझा दिया। इतना आया बच्चे बात समझ में कि नहीं? अक्षय आप ठीक है?
Yes, sir. तो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स क्या होते हैं बच्चे? -3 होगा इन केस ऑफ हाइड्राइड। हाइड्राइड को छोड़ के बच्चे कभी भी नाइट्रोजन माइनस में जल्दी नहीं आपको दिखाई देगा। इसके अलावा और क्या होता है? +3 और +5। प्लस में ये दोनों जनरली दिखाई देंगे, मैंने इन जनरल बोला है। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन थोड़े ज्यादा अच्छा कंपाउंड बनाते हैं, इसके कई सारी ऑक्साइड्स पाई जाती हैं। सो नाइट्रोजन में आपको माइनस में सिर्फ एक -3 मिलेगा, लेकिन पॉजिटिव में आपको +1 +2 +3 +4 +5 तक मिलेगा। +5 का भी एग्जाम्पल आपको दिया HNO3। तो ये इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स आती हैं ड्यू टू वेरियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बच्चे बहुत ऑक्साइड्स बनाता है ड्यू टू वेरियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। सो इन जनरल हमारे पास -3 +3 +5 है, लेकिन जब नाइट्रोजन की बात करेंगे तो -3, उसके बाद प्लस में +1 +2 +3 +4 +5 तक जाएगा। इतना सबको क्लियर है बच्चे?